हेलो एवरीवन, वेलकम इन द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। सो आज के सेशन में जो हम अपना टाइप ऑफ वॉइड अग्रीमेंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर ये मेंशन करेंगे कि कौन सा सेक्शन है जो हमें बताता है कि अगर किसी भी अग्रीमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी है देन इट विल बी वॉइड। क्योंकि जब हमने वॉइड एग्रीमेंट डिस्कस किया था तब हमने सेक्शंस भी डिस्कस किए थे, ठीक है। सो सभी स्टूडेंट्स फटाफट से इसका सेक्शन नंबर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में क्विकली। एंड आई होप आपने लास्ट वाले लेक्चर के असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, लेक्चर भी अच्छे से रिवाइज किया होगा। अगर आपको लेक्चर या असाइनमेंट रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो आई होप सभी ने करेक्ट सेक्शन नंबर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड। सेकेंड हम आज डिस्कस करने वाले हैं कंडीशन ऑफ मेकिंग अनसर्टेन अग्रीमेंट्स सर्टेन, ठीक है। तो अगर ऐसा स्कोप है कि जो वो अनसर्टेनिटी है वो रिमूव की जा सकती है, उस अग्रीमेंट को केपेबल बनाया जा सकता है टू बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या केसेस आएंगे। और जो केस लॉज है वो जैसे जैसे हमारे पास जो हम कंडीशंस डिस्कस करेंगे उसी के साथ में साइमल्टेनियसली केस लॉज पे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना सेक्शन नंबर 29। सो आई होप सभी ने करेक्ट सेक्शन नंबर लिखा होगा, दैट इज सेक्शन नंबर 29, जो हमें क्या बताता है, एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। सो हमारा जो बेयर एक्ट प्रोविजन है वो क्या बोलता है, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। यानी कि ना तो मीनिंग क्या है, सर्टेन है, ना ही हम उसे सर्टेन बना सकते हैं, ठीक है। सर्टेनिटी मतलब क्या हुआ कि कोई वेगनेस नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है दे आर टोटली क्लियर विदाउट एनी डाउट, एंड दोनों पार्टीज उन टर्म्स एंड कंडीशंस को उसी सेंस में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा अग्रीमेंट है देन इट विल बी सर्टेन, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, वहां पर क्या है, अनसर्टेनिटी है, चीजें क्या है, क्लियर नहीं है, एम्बिग्वस है, ठीक है। अब ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये भी आपके बेयर एक्ट में प्रोविजन के अंदर दिए गए हैं, तो अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्या है, सेक्शन नंबर 29 को लेकर अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो हम एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल हमें क्या बोलता है, ए अग्रीज टू सेल टू बी 100 tons of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. So the agreement is void for uncertainty. Agreement किस चीज को लेकर था, किसी ऑयल के 100 टन सेल करने का, लेकिन वो कौन सा ऑयल है, देयर आर वेराइटी ऑफ ऑयल, कोकोनट ऑयल है, कोई भी और अदर ऑयल है, तो उसको लेकर क्या क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेजिटेबल ऑयल है या किस पर्पस वाला ऑयल है, तो उस चीज को लेकर क्या था, उस अग्रीमेंट में क्लैरिटी नहीं है, क्या है, एम्बिग्विटी है या अनसर्टेनिटी है। दैट्स वाई वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। किस रीजन से, अनसर्टेनिटी के रीजन से, करेक्ट। ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं बिकॉज इन पे डायरेक्टली आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो सभी स्टूडेंट्स फोकस करके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास आता है, ए अग्रीज टू सेल टू बी 100 tons ऑफ ऑयल ऑफ ए स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन known as an article of commerce. There is no uncertainty here to make the agreement void. अब फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जैसे ही हमने बोला कि स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन का, यानी कि वहां क्या है, किस तरीके का ऑयल है, वो सब चीजें क्लियर है, तो ऐसा ही कुछ होता है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी अनसर्टेनिटी है। आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जरा सा हमने क्या करा, चेंजेस किए, तो वो क्या हो गया, वैलिड हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से फोकस करके आपको समझना है। सो सेकेंड वाला केस क्या है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, इसलिए वैलिड रहेगा। थर्ड आता है, ए हु इज अ डीलर इन कोकोनट ऑयल ओनली, क्या डील करता है, वो सिर्फ कोकोनट ऑयल में ही डील करता है, अग्रीज टू सेल टू बी 100 tons ऑफ ऑयल। अब यहाँ पे भी वही फर्स्ट वाले की तरह क्या बोला गया, 100 tons ऑफ ऑयल सेल करने का। द नेचर ऑफ एज trade affords an indication of the meaning of the words, and A has entered into a contract for the sale of 100 tons of coconut oil. तो यहाँ पे क्या है, जब वो ओनली किस में डील कर रहा है, कोकोनट ऑयल में डील कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्लाइडली समझ आ रहा है कि जो 100 टन्स जो ऑयल देने की बात की गई है वो कोकोनट ऑयल ही है। सो आपने देखा फर्स्ट वाले को कैसे चेंजेस कर करके हम अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई कर रहे हैं। सो थर्ड वाले केस के अंदर भी वो अग्रीमेंट क्या है, वैलिड है, ना कि वॉइड, क्योंकि क्या है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। नेक्स्ट आता है, हमें अग्रीज टू सेल टू बी ऑल द ग्रेन्स इन माय ग्रेनरी एट रामनगर। जितने भी उनके रामनगर की ग्रेनरी में ग्रेन्स हैं वो सेल करने की बात की जा रही है।
यहाँ पर भी क्या है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी हेयर टू मेक द अग्रीमेंट वॉइड, यानी कि यहाँ पे भी क्या रहने वाला है, वैलिड रहने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, ए अग्रीज टू सेल बी 1000 मॉन्ट्स ऑफ राइस एट अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय सी। अब यहाँ क्या हुआ, क्वांटिटी क्लियर है, सब्जेक्ट मैटर क्लियर है, बट प्राइस के लिए क्या बोला, जो प्राइस सी फिक्स करेगा। ठीक है, ए सेल कर रहा है बी को, पर प्राइस कौन सेट करेगा, सी सेट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एज द प्राइस इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन देयर इज नो अनसर्टेनिटी हियर टू मेक द अग्रीमेंट वॉइड। हमने प्रोविजन में ही पढ़ा था कि या तो अनसर्टेन है या उसको केपेबल बना नहीं सकते, पर यहाँ पर क्या है, अगर सी ने प्राइस डिसाइड कर दी तो सारी टर्म्स क्या रहेंगी, सर्टेन रहेंगी, कोई भी अग्रीमेंट में अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। तो जहां पर आप केपेबल है टू मेक दैट अनसर्टेनिटी सर्टेन, वहां पर भी वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, जैसे हमारे इस केस में हुआ। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल बोलता है, ए अग्रीज टू सेल टू बी माई व्हाइट हाउस फॉर ₹500 और ₹1000, यानी कि प्राइस के ऊपर क्या है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि 500 रुपए है या 1000 रुपए है। देयर इज नथिंग टू शो विच ऑफ द टू प्राइसेस वाज टू बी गिवन, यानी कि क्लैरिटी नहीं है प्राइस को लेकर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रोविजन से रिलेटेड जितनी भी वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स बन सकते हैं जो हमारे बेयर एक्ट में दे रखे हैं, हमने उनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको किसी भी एग्जाम्पल या प्रोविजन से रिलेटेड डाउट्स नहीं होंगे। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड वाले टॉपिक में, जहां पर ऐसी कंडीशंस जहां पर क्या है, आपका अनसर्टेन अग्रीमेंट अगर है तभी वो सर्टेन बनाया जा सकता है एंड कोर्ट ऑफ लॉ में उसको एनफोर्स किया जा सकता है। सबसे पहला क्या आएगा, रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेनिटी ऑब्लिक क्लैरिटी, यानी कि अगर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है अग्रीमेंट की वो एम्बिगुअस है या वो वेग है, तो उनमें कुछ चेंजेस करके अगर वहाँ पे सर्टेनिटी लाई जा सकती है, पार्टीज की इंटेंशन क्लियर की जा सकती है, देन इट विल बी वैलिड। फाइन। सो इसमें क्या बोला गया है, इफ द टर्म्स ऑफ एन अग्रीमेंट आर वेग, एम्बिगुअस और इनडेफिनिट विच कैन नॉट बी असर्टेन्ड विद रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, then there is no contract enforceable by law। अगर वो अनसर्टेनिटी अगर आप रिमूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास केस है, कोवुरु कलप्पा देवारा वर्सेस कुमार कृष्ण मित्तल एंड अनदर, 1944 का केस है। इसमें क्या बोला गया था, सेक्शन 29 प्रोवाइड्स द मीनिंग ऑफ एन अग्रीमेंट दैट शुड बी क्लियर ऑन द फेस ऑफ इट, बट द इफेक्ट कैन बी प्रोवाइडेड टू द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट्स मीनिंग इज फाउंड विद रीजनेबल क्लियरनेस। यानी कि वैसे तो क्या है जनरल रूल कि जो अग्रीमेंट है उसके फेस पे ही सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बट अगर कुछ चीज चेंजेस करके, कुछ अमेंडमेंट करके, कुछ ऑल्टरनेटिव करके अगर उसका मीनिंग, रीजनेबल मीनिंग जो है उसका वो क्लियर किया जा सकता है, तो वहां पर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट दिया जा सकता है वैलिडिटी का। ठीक है, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देन द कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट बी एनफोर्सेबल। मेयरली डिफिकल्टी इन इंटरप्रिटेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वेग, यानी कि सिर्फ इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड अगर कुछ डाउट है, कुछ वेगनेस है, उस केस के अंदर सिर्फ उस चीज़ को लेकर हम इतना स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। अगर कुछ चेंजेस करके उसको इफेक्ट दिया जा सकता है, देन उसको जो भी चेंजेस, रिक्वायर्ड चेंजेस हैं क्लैरिटी के लिए, वो करे जाएंगे और फिर वहाँ पे एनफोर्सेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जहां पर बोथ पार्टीज हैव अग्रीड टू एग्जीक्यूट ऑन स्पेसिफिक टर्म्स, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है, परफॉर्म किया है, ताकि वो क्या हो सके, बाइंडिंग हो सके। सो द कोर्ट मस्ट first be satisfied that the parties have a concluded contract before seeking to make certain terms, यानी कि टर्म्स पे क्लैरिटी देने से पहले या उनको चेंज करने से पहले कोर्ट को ये अश्योर करना होगा पार्टीज को कि यस उनकी इंटेंशन है, उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस उसको लेकर किया है, ताकि वहां पर क्या समझ में आए कोर्ट को कि ये क्या है, टाइप ऑफ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट है। कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब, कंक्लूडेड मतलब जहां आप कोई रिजल्ट निकाल सके, जहां आप कोई कंक्लूजन निकाल सके। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। हमने प्रोविजन में पढ़ा था, अगर उसके अंदर आप केपेबल है कि हाँ उसकी अनसर्टेनिटी को रिमूव करके उस अग्रीमेंट को सर्टेन किया जा सकता है, तो भी वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, इफ एन अनसर्टेन अग्रीमेंट हैज द पोटेंशियल टू बी मेड सर्टेन और इफ इट कैन बी मेड सर्टेन वाया एप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन एंड सम चेंजेस, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड वॉइड। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। इफ एन अग्रीमेंट हैज मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड वॉइड अनलेस एंड अंटिल द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मिसिंग। जब तक आपका जो मेजर पार्ट है अगर वो मिसिंग नहीं है, अगर
जो कॉन्ट्रैक्ट की बोलते हैं हम आत्मा है जो, ठीक है, अगर वो चीज़ मिसिंग नहीं है और छोटी मोटी कोई चीज़ें हैं जहाँ पर जैसे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस है, अगर सपोज किसी क्लॉज को लेकर या किसी वर्ड को लेकर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रेक्टिफाई करके वहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड किया जा सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल डील करते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी अग्री टू सेल हिज मोटरसाइकिल फॉर ₹3 लाख बाय द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। यानी कि यहाँ अग्रीमेंट क्या हो रहा है, मोटरसाइकिल सेल करने का हो रहा है, कंसिडरेशन क्या है 3 लाख है, एंड टाइम क्या बताया है, अक्टूबर के सेकेंड वीक में। तो यहाँ पे क्या है, द डेट इज नॉट गिवन हियर, यानी कि पर्टिकुलर डे या डेट आपको यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, बट इट इज वेरी क्लोज एंड मे बी चेंज्ड बाय मेकिंग माइनर चेंजेस। तो यहाँ क्या हो सकता है, आपको एक डेट ही फिक्स करनी है, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है, छोटे मोटे चेंजेस कर अगर वहाँ सर्टेनिटी लाई जा सकती है, देन इट विल बी वैलिड। एज अ रिजल्ट द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज नल एंड इनवैलिड। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर कंसर्न, यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड अगर कुछ चीजें हैं जिन पे अगर क्लैरिटी देकर, जिनको एम्बिगुइटी, जिनकी एम्बिगुइटी रिमूव कर अगर उनको वैलिड किया जा सकता है, डेफिनेट किया जा सकता है, देन इट विल नॉट बी वॉइड। सो if there is a chance that an agreement may be made definite by resolving some issues in the future, then it will not be a void agreement. Example, Mr. A approaches Mr. B about selling his marker from the XYZ firm, the price of which has not yet been determined but will be shortly determined. In this case, pricing uncertainty will not result in an uncertain and वर्थलेस अग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ मिस्टर ए XYZ फर्म से मार्कर लेकर मिस्टर बी को सेल करना चाहते हैं, बट अनसर्टेनिटी किस पॉइंट पर है, प्राइस को लेकर है, लेकिन वो भी क्या है, डिटरमाइन हो जाएगी इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ पर सिर्फ प्राइस की अनसर्टेनिटी को लेकर हम ये नहीं बोल सकते कि अग्रीमेंट क्या है, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केपेबिलिटी है, पोटेंशियल है कि फ्यूचर में वो प्राइस डिटरमाइन कर ली जाएगी, ठीक है। इसी में हमारे पास थर्ड आता है कमर्शियल एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो कमर्शियल एग्रीमेंट्स मतलब ऐसे नॉर्म्स जो कि नॉर्मल ट्रेड या नॉर्मल कस्टम एंड यूसेज के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं। सो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स डिफर इन दैट देयर आर नॉर्म्स ऑफ कमर्शियल कन्वेंशंस एंड ट्रेड यूसेज दैट मे यूज अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, बट डिफिकल्टीज इन इंटरप्रेटिंग द वर्डिंग डू नॉट रेंडर इट वॉइड। क्योंकि क्या होता है, कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो हम जनरल यूज में यूज नहीं करते हैं, जनरल सर्कमस्टांसेस में यूज नहीं करते हैं, बट वो बिजनेस के लिए वो क्या है, नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज हैं। तो अगर उनको लेके कुछ प्रॉब्लम है, उनके इंटरप्रिटेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो वो अगर रिमूव कर दिए जाएं तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा कमर्शियल अग्रीमेंट भी वैलिड हो जाएगा। सो एग्जाम्पल भी क्या है, एवरी सेक्टर ऑफ लेबर हैज इट्स ओन jargon such as penalties in legal terminologies, ठीक है, which implies something different than in everyday English। यानी कि हम नॉर्मल अग्रीमेंट्स जो होते हैं, रेगुलर कोर्स ऑफ अग्रीमेंट्स जो होते हैं, उनमें मे भी जार्गन टर्म यूज नहीं करते, बट अगर हम कमर्शियल एग्रीमेंट्स की बात करें तो वहां पर क्या है, ये नॉर्मल यूसेज है इस टर्म का, तो वहां पर अगर इसको क्लैरिफाई कर दिया जाए देन इट विल बी वैलिड, ठीक है। फोर्थ हमारे पास आता है रिजॉल्विंग अनसर्टेनिटी। इफ एन एम्बिग्विटी इन एन एग्रीमेंट कैन बी एड्रेस्ड विदाउट चेंजिंग द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ द अग्रीमेंट, इट इज नॉट कंसिडर्ड वॉइड। यानी कि अगेन वही, जो अग्रीमेंट का जो क्रक्स है या जो उसका हार्ट है, सोल है, वो बिना डिस्टर्ब करे अगर आप उस अनसर्टेनिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं, देन इट विल बी वैलिड। इससे रिलेटेड हमारे पास केस आता है जी स्कैमल एंड नेफ्यू वर्सेस HC एंड JG ऑस्टिन 1941। इस केस के फैक्ट्स क्या थे, ऑस्टिन अग्री टू परचेज अ न्यू मोटर वैन फ्रॉम स्कैमल बट स्टिपुलेटेड दैट द परचेज प्राइस शुड बी सेटअप ऑन अ हायर परचेज बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। यानी कि प्राइस यहाँ पर कैसे डिसाइड की जाएगी, हायर परचेज बेसिस पे डिसाइड करी जाएगी 2 years के पीरियड में, with some of the figure being part paid by a van than Austin already owned. So before the hire purchase terms had been agreed, Scammell ने क्या किया, refused to proceed with the sale, and as a result of this, Austin brought a claim for breaching the contract for the supply of the vehicle। तो जिससे पहले हायर परचेज की टर्म्स को अग्री किया जाता, स्कैमल ने क्या कर दिया, बैकआउट कर दिया एंड रिफ्यूज कर दिया। Scammell claimed that the hire purchase agreement had not been implemented and therefore neither party was bound and the agreement was void on the basis of uncertainty। पार्टीज ने ये क्लेम किया। यहाँ पे क्या था, जो ट्रायल जज थे, the trial judge awarded Austin damages as it was believed that the contract had been wrongly repudiated। Scammell appealed to the Court of Appeal who dismissed his action। Scammell re-appealed the decision of the trial judge to the House of Lords। तो यहाँ पर ओरिजिनली ट्रायल जज ने तो उनको क्या दे दिया था,
डैमेज दे दिया था। फिर जब अगेन अपील में गए तो वहां पर डिसमिस कर दिया गया। फिर उन्होंने री अपील करी तो वहां पर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, द कोर्ट फाउंड दैट द क्लॉज रिगार्डिंग द हायर परचेज टर्म was so vague that there could not be a precise meaning derived from it। जो प्राइस का जो मैकेनिज्म था असर्टेन करने का वो क्या था, बहुत ही वेग था। जो क्लॉज था वो बहुत ही एम्बिगुअस था, जहां पर क्या है आप उससे कोई एक डेफिनेट मीनिंग डिराइव नहीं कर सकते थे। इसीलिए क्या बोला गया, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फाइंडिंग देयर वाज नो एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज एंड अपील वाज डिसमिस्ड। सो फाइनली ये हेल्ड किया गया कि यहाँ पर कोई भी वैलिड अग्रीमेंट नहीं था। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्प्लाइड टर्म। इम्प्लाइड टर्म मतलब एक्ट या कंडक्ट के थ्रू, एक्सप्रेसली नहीं है बट एक्ट या कंडक्ट के थ्रू। इफ सम टर्म्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड बट हैव द पोटेंशियल टू बी बाइंडिंग, दे आर नेवरदलेस लीगली एनफोर्सेबल। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए यूज द बस टू गो टू पॉइंट एक्स, यानी कि मिस्टर ए ने क्या किया, बस का यूज किया टू गो टू पॉइंट एक्स। तो यहाँ पर क्या है, इम्प्लाइड है कि जब वो बस से उतरेंगे देन ही नीड टू पे द अमाउंट ऑफ टिकट, एज अ रिजल्ट ही इज ऑब्लिगेटेड टू पे फॉर द टिकट। तो ये क्या हो गया, आपका इम्प्लाइड टर्म हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम कस्टम एंड ट्रेड यूसेज की, यानी कि जो फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कुछ यूसेज कुछ कस्टम्स हैं जो फॉलो किए जा रहे हैं। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वेग एंड मे रेफर टू कस्टम एंड ट्रेड यूसेज इन द पर्टिकुलर सेक्टर, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड वॉइड। यानी कि अगर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कस्टम या ट्रेड यूसेज को रिलेटेड कुछ एम्बिग्विटी भी है, देन जो चली आ रही है चीज़ें उन पे आप जाकर उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रीवियस कोर्स ऑफ डीलिंग, यानी कि जो पार्टीज ऐसी है जहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पहले से आप उन पार्टीज के साथ डील कर रहे हैं तो आपको पता है कि उस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कैसे क्या चीज़ें फॉलो होती हैं। तो अगर वहाँ कुछ पॉइंट को लेके अनसर्टेनिटी भी है तो हम पहले के डीलिंग्स को रेफर कर सकते हैं। So, previous conduct between the parties becomes an acceptable starting point for establishing future behavior between the same parties under the same terms and condition. But क्या है इसके अंदर, जो पहले की पार्टीज थी और जो अब पार्टीज है, they must be same and the terms and conditions must also be same। इससे रिलेटेड हमारे पास केस आता है लानी मियाँ वर्सेस मोहब्बत यसन मियाँ 1915 का। इसमें क्या था, द लीज रिन्यूएबल वाज चैलेंज्ड सिंस द एग्जिस्टिंग कोवेनेंट डिड नॉट डिफाइन द लीज टर्म, यानी कि टाइम ड्यूरेशन रेंट वगैरह वो उस लीज एग्रीमेंट में क्लियरली डिफाइंड नहीं थे। इन द एब्सेंस ऑफ सच स्टिपुलेशंस द टाइम पीरियड एंड रेंट आर अज्यूम्ड टू बी द सेम एज इन द ओरिजिनल लीज एंड आर नॉट डीम्ड वॉइड। सो क्या माना गया कि जो ओरिजिनल लीज एग्रीमेंट एंटर किया गया था उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वही सेम रिन्यूअल एग्रीमेंट में भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को मानकर कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीजनेबिलिटी अग्रीमेंट, यानी कि एक जब टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं है, एम्बिग्विटी है, तो वहाँ पर क्या एक रीजनेबल इंटरप्रिटेशन देखा जाएगा। सो इफ बोथ द पार्टीज इंटेंड टू ट्रेड वेदर टू परचेज और सेल बट द प्राइस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड देन अ रीजनेबल अमाउंट मस्ट बी पेड। फॉर एग्जाम्पल, Mr. A went to buy a pan, but the shopkeeper refused to tell him how much it cost. So as a result, Mr. A can afford to pay up to ₹5 for a pan, यानी कि जो भी उसकी रीजनेबल प्राइस होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, जहाँ क्या है, whether one of the parties has completed the agreement totally or partially, that is, whether any party to the contract has complied with the terms of the contract. The fact that it is being carried out conclude that the agreement is binding and therefore neither void nor uncertain। यानी कि अगर अनसर्टेनिटी होती तो आपको पहले क्लैरिटी देनी चाहिए थी, बट अगर आपने कुछ भी पार्ट परफॉर्म कर दिया कंप्लीटली या पार्शियली भी, देन इट विल बी वैलिड। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैज अग्रीड टू ब्रिंग राइस टू मिस्टर बी वंस अ मंथ फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ्स। कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि नेक्स्ट 10 मंथ्स के लिए हर मंथ मिस्टर ए मिस्टर बी को राइस सप्लाई करेगा। So even if Mr. A just deliver it once to Mr. B, the entire contract will be binding on Mr. B because it has been partially completed. तो अगर आपने कुछ भी comply कर लिया है, then it will be valid. Next हमारे पास आता है ascertainment machinery, यानी कि जहाँ पर क्या है, कोई ऐसी मशीनरी है या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे उस टर्म या कंडीशन को जहाँ पर क्या है अनसर्टेनिटी है उसे डिटरमाइन किया जा सकता है, then such an agreement will be valid. A contract is not considered vague if it includes machinery for determining a term. इससे रिलेटेड हमारे पास केस आता है तालबोट वर्सेस तालबोट का। यहाँ पे क्या था, the provision in a will giving option to the beneficiary under the will
to purchase the farms in which they live at a reasonable valuation was enforceable, क्योंकि ये जो reasonable valuation है that can be determined. नेक्स्ट आता है हमारे पास द सीवियरिटी ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अगर किसी अग्रीमेंट के अंदर कोई मेन सेक्शन है जो क्या है एम्बिगुअस नहीं है, जो सर्टेन है, और उस मेन पोर्शन के साथ में कोई ऐसा सब्सिडियरी अग्रीमेंट भी है जहां पर क्या है कोई अनसर्टेनिटी है, तो कोर्ट हो सकता है वो उसको इग्नोर करके सिर्फ मेन अग्रीमेंट को एनफोर्स कर दे. सो if the main section of the agreement is not vague but the subsidiary component is, the court will disregard the subsidiary term vagueness and uphold the agreement. For example, Mr. A requests that Mr. B give him a bag of rice by Tuesday using XYZ courier service. तो मेन एग्रीमेंट तो क्या है, मिस्टर ए को मिस्टर बी को एक राइस का बैग सप्लाई करना है, डे है ट्यूसडे, उन्होंने इसके साथ उनको कोई कोरियर सर्विस भी बताई. However, Mr. B sent to it वाया ABC कोरियर सर्विस एंड इट अराइव्स ऑन टाइम, यानी कि आपका अग्रीमेंट का फुलफिलमेंट हुआ है पर किसी और कोरियर सर्विस के थ्रू. सो यहाँ पे क्या है, इवन इफ मिस्टर बी डिड नॉट फॉलो मिस्टर एज रिक्वायरमेंट, द पर्पस हैज बीन मेट एंड द कोर्ट विल नॉट एग्जामिन द सब्सिडियरी टर्म, यानी कि आपका जो मेन एग्रीमेंट है वो आपका फुलफिल हो रहा है, तो कुछ सब्सिडियरी टर्म्स को जो कोर्ट है वो क्या कर देगा, ओवरलुक कर देगा. नेक्स्ट केस आता है हमारे पास निकोलिन लिमिटेड वर्सेस साइमंस. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट ऑन ऑल सब्सटेंशियल टर्म द कोर्ट में डिसरिगार्ड अ सब्सिडियरी टर्म ऑन द ग्राउंड दैट इट इज मीनिंगलेस, यानी कि यहाँ पर भी क्या बात की गई है, सब्सिडियरी टर्म को इग्नोर करने की. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन एग्रीमेंट्स आर हेल्ड सर्टेन. सो if there is only an absence of minute information in an agreement, it is not considered void, यानी कि छोटी मोटी, यानी कि यहाँ पर क्या है, कोर्ट इस जो प्रोविजन है इसका बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करता. अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है अग्रीमेंट को सर्टेन बनाने की, एम्बिग्विटी को रिमूव करने की, देन इट विल बी मेड वैलिड. इसके लिए हमारे पास कौन सा केस है, मिथु खान वर्सेस पिपरिया वाली एंड अदर्स 1984. So an agreement for sale of land with the name of the land but without its survey number was not void for uncertainty. यानी कि क्या होता है, जो ये लैंड होती है, जो ये प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पे क्या होता है, एक होता है लैंड का नेम, यानी कि वो किसको बिलोंग करती है, एक चीज होती है सर्वे नंबर या खसरा नंबर, यानी कि आप बोल सकते हैं टाइप ऑफ प्लॉट नंबर जिसे बोलते हैं. तो अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर नेम ऑफ लैंड क्लियर है बट सर्वे नंबर या खसरा नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही minute information है, that will not affect the validity and the agreement will be held valid. So I hope आपको प्रोविजन समझ आया होगा, एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए होंगे. इसी के साथ साथ किन किन कंडीशंस में देयर इज अ होप कि आप क्या कर सकते हैं, उस अनसर्टेनिटी को रिमूव करके उस अग्रीमेंट को सर्टेन बना सकते हैं. तो आपको यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोर्ट इस प्रोविजन का हमेशा क्या करेगा, एक रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करेगा. अगर पार्टीज कॉम्पिटेंट है, पार्टीज का इंटेंशन है, वो क्लियरली इंटेंशन शो हो सकता है थ्रू द अग्रीमेंट, तो जो भी वेगनेस है या एम्बिग्विटी है उसको रिमूव करने की कोशिश की जाएगी विद थ्रू द पार्टीज. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आपके होमवर्क क्वेश्चन. तो सबसे पहला हमारे पास आता है अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन आर वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, इफेक्टिव. सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप सभी स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में. इसी के साथ हमारे पास आता है मीन्स रिलेटेड क्वेश्चन, दैट इज अग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड. एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रोविजन आपको पता है, बाकी फैक्टर्स आपको पता है. सो आई होप दिस आंसर कैन बी फ्रेम्ड इजीली. इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर है वो हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर अवेलेबल है. सो एक बार आप अपना आंसर फ्रेम करने के बाद क्या पॉइंट्स आपने मिस करे हैं वो आप मॉडल आंसर से कंपेयर करके अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट कर सकते हैं. इसी के साथ जो अभी हमने होमवर्क MCQ डिस्कस किया उसका करेक्ट आंसर भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा. और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, क्विजेज है अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो भी वहाँ अवेलेबल है. सो यू कैन लॉग ऑन टू द वेबसाइट एंड डू द प्रैक्टिस. इसी के साथ साथ आप हमसे थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं. सभी के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे. सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए. कोई भी सजेशन, डाउट्स, क्वेरीज, फीडबैक्स हैं, देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में. जब तक के लिए थैंक यू सो मच.